प्री दे रहे हैं 26 अप्रैल वाला। अब लगभग 30 दिन बचे हैं। आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी? लास्ट 30 डेज में आपको रिवीजन बहुत जरूरी है। जो यूनिट्स हैं स्पेशली हमको उन यूनिट्स पे फोकस करना चाहिए जो छोटी यूनिट्स है। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं बात करना चाह रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग। सबके अंदर ये फियर है कि नेगेटिव मार्किंग पहली बार है। जो बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहे हैं, जिनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है छोड़ना सही है। आप जिस टाइम तैयारी करते थे प्री के पहले ऑलमोस्ट कितने टेस्ट लगाते थे और मल्टीपल कोचिंग के लगाते थे? टेस्ट सीरीज की अगर मैं अपना बात करना चाहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। करंट अफेयर जो है कितने समय का पढ़ना चाहिए अभी जो प्री होने वाला है इसकी? करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से लास्ट 1 ईयर का कवर करना चाहिए। आपके सामने पेपर आने वाला है, इसमें क्या बेहतर करेंगे आप ताकि आपका प्री जो है अगर रुकने भी वाला हो तो वो भी ना रुके और निकल जाए? इत्मीनान से करिए। बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी से हम भर के जल्दी से कहीं से खोल के देख लेंगे, 2-4 क्वेश्चंस पहले ही देख लेंगे। ये चीजें होती है एग्जाम हॉल में, क्योंकि जो वो एग्जामिनर होते हैं वो कहीं डांट देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो जो पीस ऑफ माइंड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। पेपर को जब हम अटेम्प्ट करते हैं पहले बार में पूरा अटेम्प्ट कर लेना चाहिए, गोले भी एक साथ भरने चाहिए? कैसे भरते थे आप लोग, कैसे भरते? मेरा ये रहता था कि मैं 5 क्वेश्चंस पढ़ती थी, देन उसमें यदि श्योर हूँ तो मैं गोले भरती जाती थी। क्योंकि फिर क्या होता है कि मुझे ये लगता था कि आप पूरा एक बार पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा से अगर आप आकर पढ़ रहे हैं तो आपके आंसर चेंज करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। प्री को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी एक दिन पहले? किन किन चीजों को आपको अवॉइड करना है, क्या चीजें ध्यान में रख के पेपर को सोल्व करना है? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। यदि आप यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो तो हर टॉपर के मुंह से आपने ये बात तो सुनी होगी कि एनसीईआरटी जितना मजबूत होगा उतना आपका फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। एनसीईआरटी को समझने और प्रैक्टिस के लिए दृष्टि आईएएस ने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी और साइंस जैसे कोर सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। इन बुक्स में एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू दिए गए हैं जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस भी हो जाती है। इसके साथ ही दृष्टि लर्निंग ऐप पर एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स भी अवेलेबल है। इस कोर्स में आपको मिलने वाली है 190 से ज्यादा क्लासेस, लाइव के साथ साथ रिकॉर्डेड मोड में भी क्लास उपलब्ध रहेगी। हिंदी मीडियम के लिए अलग बेस दिया गया है, इंग्लिश मीडियम के लिए अलग बेस दिया गया है। 2 साल इस कोर्स की वैलिडिटी आपको मिलने वाली है। इस फाउंडेशन कोर्स के साथ में आपको ये 5 बुक बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। यदि आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को लेकर सीरियस है और अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं और ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। प्राइस की अगर मैं बात करूं तो 9500 है। डिस्काउंट होने के बाद आपको पड़ने वाला है मात्र 4750 में। या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्यादा डिटेल से जानना चाहते हैं तो एक स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पर कॉल या मैसेज करके आप इसके बारे में डिटेल से जान सकते हैं। चलिए वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, एमपीपीएससी प्री 2026 बिल्कुल नजदीक है और हर एस्पिरेंट के मन में एक ही सवाल है कि कैसे ना कैसे इस बार वाला प्री तो निकालना ही है। तो आज हमारे साथ में 2 डीएसपी होने वाले हैं, वो आपको बताने वाले हैं कि लास्ट 30 दिन में आपको प्री के लिए क्या प्लान करना होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी होगी, पूरा रोड मैप आपको बताने वाले हैं। किन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है, बहुत सारी चीज़ें आपको बात होगी 26 अप्रैल को लेकर। तो पूरा एपिसोड ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ें आपकी काम की इस एपिसोड में मिलने वाली हैं ताकि आपका 26 अप्रैल को जो प्री होने वाला है वो ना रुके। तो चलिए हम बिना देरी के शुरुआत करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है हर एक एपिसोड के पीछे, हर एक वीडियो को शूट करने के पीछे। इस एपिसोड के बारे में अगर बात करूं तो पूरा प्री पे फोकस रहेगा जो आपका 26 अप्रैल को प्री होने वाला है। इसमें वो चीज़ें डिस्कस की जाएगी जो आप लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं या फिर जो इन लोगों ने की है, जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी। तो विवेक भाई, आप थोड़ा सा अपने बारे में बता दो, फिर शुरुआत करेंगे हम। मेरा नाम विवेक सिंह है। राज्य सेवा परीक्षा 2024 में 7th रैंक के साथ मुझे डीएसपी का पद प्राप्त हुआ है। ये राज्य सेवा परीक्षा में मेरा 4था प्रयास था और टोटल मैंने 5 प्रीलिम्स दिए हैं जिसमें से मेरे 4 प्रीलिम्स क्लियर हुए हैं। तो आज मैं वही प्रीलिम्स को लेके आपके साथ स्ट्रेटजी शेयर करूँगा। आप बता दीजिए अपना। मेरा नाम मोना मिश्रा है। एमपीपीएससी 2024 में मेरा चयन डीएसपी पद पर हुआ है। मैंने लगातार 5 प्रीलिम्स दिए हैं जो क्वालिफाई रहे हैं और लगातार 4 इंटरव्यू दिए हैं मैंने। उसके बारे में मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊंगी, स्पेशली वो कि क्या गलतियां नहीं करनी है। अब लगभग 30 दिन बचे हैं आज से, अगर माने हम तो मान लीजिए आप लोग भी वापस से प्री दे रहे हैं 26 अप्रैल वाला। तो अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी 30 दिनों के लिए? 30 दिनों की बात करें तो जैसे अगर मैं पढ़ रहा होता तो 1 से 2 रिवीजन अभी तक मेरे हो गए होते। तो अभी मेरा ये फोकस रहता, जो डेली का रहता है, कि आपको एक यूनिट लेना है और उसको रिवाइज करना है। इसके साथ साथ आप 1 घंटे करंट अफेयर्स के लिए और 1 से 1.5 घंटे पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज के लिए आपको रखने हैं। तो आपको यूनिट वाइज रिवाइज करना है, उसके साथ साथ एमसीक्यूज सॉल्व करने हैं और डेली 1 घंटे पीवाईक्यू के लिए और डेली 1 घंटे करंट अफेयर्स के लिए मैं अलॉट करता हूँ। और यही मेरी
रिवीजन स्ट्रेटजी ऑलमोस्ट लास्ट तक रहती है। आपका क्या रहता है? सेम जैसे सर ने बताया कि आपको सब लास्ट 30 डेज में आपको रिवीजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली हम गलती क्या करते हैं, हम कवर करने के चक्कर में आगे आगे पढ़ते जाते हैं और पीछे कहीं ना कहीं छूटता जाता है वो। तो कोशिश ये करें लास्ट 30 डेज में कि जो आपने पढ़ा हुआ है उसको ही रिवाइज करें, और करेंट अफेयर को आप बहुत ध्यान में रख कर पढ़ें, क्योंकि करेंट अफेयर का ये होता है, लोग पढ़ते हैं एक बार ही पढ़ते हैं, कोई भी बुकलेट पढ़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, बट उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बार बार उसको पढ़ें, तो ही आपको वो याद आएगा एग्जाम हॉल में। नहीं तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन के कारण आप बनते हुए क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं। तो ये है कि रिवीजन बहुत ज़रूरी है लास्ट 30 डेज में। यूनिट वाइज अगर बात करें, यूनिट वाइज यूनिट फर्स्ट लगा के 10 तक हम बात करेंगे, किस यूनिट पे ज़्यादा हमको फोकस करना है, किस यूनिट पे थोड़ा सा, क्योंकि अभी टाइम कम बचा हुआ है, लगभग 1 महीना बचा हुआ है, तो उस हिसाब से आप कैसे वापस से सारी चीज़ों को रिवीजन करेंगे, तो कैसे कवर होगा सारी चीज़ें? हाँ, जो यूनिट्स हैं स्पेशली हमको उन यूनिट्स पे फोकस करना चाहिए जो छोटी यूनिट्स हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ यूनिट 9 यूनिट है, वो भी थोड़ा छोटा है, 10th यूनिट भी थोड़ा छोटा है, तो हमको ऐसी यूनिट्स पे फोकस करना है जो यूनिट थोड़ा छोटे हैं। इसके साथ साथ हमको ऐसे भी करना है कि जो यूनिट्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, मतलब मल्टीपल टाइम्स उनसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ सेंसस से क्वेश्चन हर बार आ रहा है, साहित्यकार हैं मध्य प्रदेश में, वहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो आपको ऐसे टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है और उनको ज़्यादा टाइम रिवाइज करना है। पढ़ना आपको सब कुछ है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से बार बार चीज़ें रिपीट हो रही हैं, उन टॉपिक्स में आपको ज़्यादा फोकस करना है और उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है। तो ये सारी यूनिट्स में फोकस होना चाहिए, और कुछ यूनिट्स जहाँ से जो छोटी यूनिट्स हैं उनमें आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए। अच्छा, अभी आपसे पूछना चाहूँगा मैं कि जो नए मतलब जो पढ़ ली चीज़ें हमने, उनको ही वापस से रिवाइज करना है, या फिर कुछ चीज़ें नई और भी पढ़ सकते हैं हम इस टाइम पे? मेरे हिसाब से तो जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपने पहले पढ़ा है लास्ट, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए यदि कोई सीरियसली तैयारी कर रहा है तो वो लगभग 2 महीने पहले से कर रहा होगा, तो जो आपने पढ़ा हुआ है वही पढ़िए। करंट अफेयर कुछ आप नया पढ़ सकते हैं, नया इन द सेंस कि आपको कुछ ऐसा फैक्ट मिलता है जो आपके नोट्स में नहीं है, और वो हो सकता है 6 महीने पहले का हो सकता है 1 महीने पहले का हो सकता है साल भर पहले का हो, लेकिन रिलेटेड हो कि आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम में आ सकता है, तो मुझे लगता है कि कुछ नया पढ़ना चाहिए। अदरवाइज जो आपने सिलेबस 1 to 10 यूनिट पढ़ी है उसको आप वही पढ़िए जो आपने डे 1 से पढ़ा हुआ है। अभी प्री में सबसे बड़ा जो चैलेंज आया है नेगेटिव मार्किंग का। पहले हर कोई फॉर्म भर देता, 2019, 20, 21, 22 लगभग 3 लाख के आसपास लोग फॉर्म ऑलमोस्ट भरते हैं, लेकिन धीरे धीरे रेशो कम होता जा रहा है, और इस बार आई थिंक शायद मैंने देखा था 1.18 1.80 के आसपास, ध्यान है क्या आपको? हाँ, इतना- लगभग इतना ही है। इतना ही है, और इसमें से एग्जाम देंगे 1 के अंदर ही देंगे, हाँ। है ना, क्योंकि फॉर्म तो ज़्यादा भरते हैं फिर भी उससे कम ही देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो चैलेंज मैं बात करना चाह रहा हूँ नेगेटिव मार्किंग को लेकर, और सबके अंदर ये फियर है कि नेगेटिव मार्किंग पहली बार है, क्या होगा इस बार प्री क्वालिफाई, क्योंकि बहुत सारे हो सकता है जो बार बार जिनका प्री निकल रहा है वो भी इस बार ना निकल पाए। देखिए, मेरे हिसाब से तो ये है कि क्वेश्चंस आपको, यदि कोई एग्जाम देने जा रहा है तो क्वेश्चंस यदि उनसे 70 आ रहे हैं, मतलब कंठस्थ आ रहे हैं कि हाँ 70 तो हमारे कंफर्म है कि यही आंसर है, तो हम पहले ये करते थे कि हम 70 लगाते थे, और यदि हमको ऐसा 50-50 रहता था, मतलब 10-15 क्वेश्चन में, तो 85 समथिंग हम सॉल्व कर लेते थे। लास्ट के 15 क्वेश्चन जो होते थे उसमें तुक्का ही चलता था कि हाँ हमने लगा दिया तो सही हो गया तो ठीक है, गलत हो गया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। बट अब थोड़ा अलग है सिनेरियो, अब हमको ये जो 70 हम क्वेश्चन सही कर रहे थे, साथ में जो हम 50-50 वाले 15 सॉल्व कर रहे थे, तो वो हमको नहीं करने। यदि आप ऐसा करें, 3 भागों में बांटे उसको, एक या तो जो 100% आपके श्योर है पहले उनको सॉल्व करें, वो 50 to 60 हो सकते हैं, 65-70 भी हो सकते हैं कुछ लोगों के। सेकेंड में आप ये कर सकते हैं कि जो 70-30 का आपको लग रहा है, 70% लग रहा है कि सही है, आपको 30% लग रहा है कि नहीं है, तो वो आप सॉल्व करें। और 50-50 वाले रेशियो में मुझे लगता है थोड़ा कम चांस लेना चाहिए, और जो बिल्कुल भी आपको नहीं आ रहे हैं, जिनके बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है छोड़ना सही होगा, क्योंकि आप वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के कारण कहीं ना कहीं अपना आप मार्क्स कम कर लेंगे। तो उससे बेटर है कि जो आप श्योर है और 70-30 वाले हैं वो वाले आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, विवेक भाई आप इसमें मेरा स्ट्रेटजी ये रहता है, जैसे कि मैं 4 इटरेशन पेपर सॉल्व करता हूँ, तो फर्स्ट में मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ जो श्योर शॉर्ट है, मेरे को बिल्कुल कंफर्म है, और सेकंड में मैं 50-50 वाले सॉल्व करता हूँ, और थर्ड इटरेशन में वो क्वेश्चन जिनमें मुझे कुछ आइडिया है, मतलब उस क्वेश्चन के बारे में मैंने कहीं सुना है, कुछ बेसिक्स आइडिया है, और फोर्थ में जिनमें मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो मैं इसके लिए सबसे पहले टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करूँगा। मेरे हिसाब से ये तो होना ही चाहिए कि जो आपके फर्स्ट इटरेशन के क्वेश्चन है जो कि 60 से 65 के आसपास होते हैं, और जो सेकंड इटरेशन जहाँ पे आप 50-50 कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से आपको अटेम्प्ट करने ही होंगे, क्योंकि इतना 80 के आसपास क्वेश्चन, इतना बेसिक क्वेश्चन तो आपको अटेम्प्ट करना ही होगा। इसके अलावा जो थर्ड और फोर्थ इटरेशन वाले क्वेश्चन है जहाँ पे आपको कुछ आइडिया है और जहाँ पे आप एकदम से गेस करने जा रहे हैं, इसके लिए आपको टेस्ट सीरीज में प्रैक्टिस करके देखना होगा। अगर आप
कुछ टेस्ट में ऐसा करिए कि आप 95 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसमें देखिए कि आपको ओवरऑल बेनिफिट हो रहा है या फिर क्या लॉस हो रहा है। मतलब जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं ये वाले तुक्के वाले या फिर जिनमें आपको हल्का सा आइडिया है, तो उसमें आप देखिए कि आपके ज़्यादा क्वेश्चन सही हो रहे हैं या गलत हो रहे हैं। उस टेस्ट में अगर ऐसा करने के बाद ओवरऑल आपको ठीक ठाक बेनिफिट हो रहा है, तब आपको ये करना है कि आपको थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपको ऐसा टेस्ट में प्रैक्टिस करने के बाद लग रहा है नहीं आपको लॉस हो रहा है, बहुत कम क्वेश्चंस का बेनिफिट हो रहा है, तब आपको ये करना है कि आपको कम क्वेश्चंस थोड़ा अटेम्प्ट करने हैं ओके। इस कंडीशन में। अब टेस्ट की बात करें हम, आप जिस टाइम तैयारी करते थे लगभग प्री के पहले ऑलमोस्ट कितने टेस्ट लगाते थे और मल्टीपल कोचिंग के लगाते थे? प्रीलिम्स के लिए तो ऐसे मैंने कोई जो कोचिंग के मुझे वो मिल जाते थे, टेस्ट मिल जाते थे, मैं वो लगा लेती थी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि एक ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है या फिर 2-3 इंस्टीट्यूट की करनी है, ऐसा नहीं। क्योंकि उसमें ये है कि आपके पास मल्टीपल ऑप्शन वाले क्वेश्चन रहते हैं, तो आप जो भी आपके पास आ रहा है, कोई एक पेपर आ रहा है आपके पास, तो वो मेरा ये रहता था कि उसको मैं लगा लेती थी। लेकिन ये कि लगभग 60-65 टेस्ट थे जो मैं लगा लेती थी प्रीलिम्स के पहले। क्योंकि ये था कि कंटिन्यूस हमारा प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ये लूप चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमको किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं मिलता था। मतलब मोस्टली मुझे लगता है, याद है कि 2 महीने ही मिलते थे यदि प्रीलिम्स के लिए। तो उस बीच में भी ये होता था कि 60-65 टेस्ट में लगा लेते थे। समटाइम्स ये होता था कि फुल लेंथ होते थे, समटाइम्स ये होता था कि कम होते थे, 50-60 क्वेश्चन वाले होते थे, बट टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज़ की अगर मैं अपना बात करना चाहूँ तो 2024 तक मैं घर से प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस टाइम पे तो मैं टेस्ट नहीं दे रहा था और ऑलमोस्ट मतलब बिना टेस्ट दिए ही मैं पेपर देने जाता था। लेकिन जो 2025 का अटेम्प्ट था उसमें मैं इंदौर में था, तो उस टाइम मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी और उसका मुझे बेनिफिट भी हुआ था कि पहले वो जहाँ पे मैं टेस्ट नहीं दे रहा था वहाँ पे मेरे मार्क्स ऐसे आ रहे थे कि मतलब सिलेक्शन हुआ या थोड़े बहुत कट ऑफ से ज़्यादा। लेकिन जब मैंने 25 में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी तो उसमें मेरे मार्क्स काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुए थे और मैंने 89 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेस्ट सीरीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। एक तो आप ये चीज़ सीखते हैं कि आपको वहाँ पे रियल एग्जाम में जाके कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, उसकी आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाती है। कुछ फैक्ट्स ऐसे आपको मिल जाते हैं, जो नॉलेज गैप होता है वो भी फुलफिल हो जाता है। तो इसके कई सारे बेनिफिट्स होते हैं, इस वजह से आपको टेस्ट तो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है, आपको अटेम्प्ट करनी ही चाहिए टेस्ट। शुरुआत में आप लोगों को जब टेस्ट अटेम्प्ट करते थे उस टाइम क्या स्कोर रहता था, या घर पे लगाते थे या फिर कोचिंग वगैरह पे लगाते थे? और ये तो मोस्टली ये होता था कि टेस्ट की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कैसा है टेस्ट। तो यदि आप इनिशियल स्टेज पर हैं, आप बिल्कुल तैयारी शुरू ही कर रहे हैं, तो आप टेस्ट के मार्क्स पे मत ध्यान दीजिए कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। समटाइम्स होता है 50-60 मार्क्स आते हैं और बच्चे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारे तो मार्क्स कम आ रहे हैं। और कई बार ये होता है इस डर से बच्चे टेस्ट ही नहीं देते हैं। मोस्टली देखा है मैंने, अपने आसपास के लोगों को भी देखा है कि वो टेस्ट के डर से टेस्ट देना छोड़ देते हैं। बट मार्क्स पे ध्यान मत दीजिए, आप अपनी ग्रोथ पे, पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दीजिए कि आज आपकी यदि 60 मार्क्स आए हैं तो नेक्स्ट टेस्ट में आपकी 65, 70, 75 ऐसे इंक्रीज होंगे मार्क्स। आप सोचिए कि हम पहला ही टेस्ट दे रहे हैं और पहली टेस्ट पे हमारे 80+ मार्क्स आए, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो मेरा ये ओपिनियन है कि आप टेस्ट के मार्क्स पे ना ध्यान देते हुए क्वालिटी पे ध्यान दें कि आपने कैसे किया है, आपने जो पुरानी गलतियाँ की हैं वो तो नहीं दोहराई हैं। इससे मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा बच्चों में क्या होता है, प्रेशर बहुत होता है एग्जाम हॉल में, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज में बैठते हैं जब वो 1-1.5 घंटे में सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर। लेकिन जब मेन एग्जाम में बैठते हैं तो वो 2 घंटे भी हमको कम लगते हैं। हमको ऐसा लगता है थोड़ा और टाइम मिल जाता, सोच लेते इस क्वेश्चन में और ज़्यादा सही कर पाते हैं हम क्वेश्चन। लेकिन मुझे लगता है कि उस प्रेशर को यदि इसने हैंडल कर लिया प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ, मुझे लगता है उसका प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है। पेपर को एनालिसिस करते हैं हम, जब हम अटेम्प्ट करके आए इतना इतना स्कोर आ रहा है, फिर जब घर आके करते हैं तो कैसे एनालिसिस करते थे आप, कैसे उसको देखते थे कि मुझे, आपने बोला कि हम बेहतर करें। हाँ, जैसे पिछले वाले पेपर में कुछ मिस्टेक्स किया आपने, तो नेक्स्ट वाले में कुछ सोच करेंगे कि वो वाली मिस्टेक्स ना हो या फिर ये चीज़ें बेहतर हो अगले परफॉर्मेंस, अगले वाले टेस्ट में। इसमें ऐसे एनालाइज कर सकते हैं हम कि आप पहले देखिए कि आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हैं। तो एनालाइज आप ऐसे कर सकते हो, टेस्ट सीरीज आप देकर आए, आप नोटिस करें कि हमारा कहाँ से, कौन सा सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं या कौन से सही हो रहे हैं। जो सही हो रहे हैं उसको एकदम छोड़ना भी नहीं है, लेकिन जो गलत हो रहे हैं जिस सेक्शन को, उसको मल्टीपल टाइम हमको रिवाइज करना है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं बहुत बारीक, जैसे मैंने आपको बताया कि सहायक नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो आते हैं, वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उसको आप बहुत ध्यान से और मल्टीपल टाइम रिवाइज करके सॉल्व कर सकते हो। तो ये टाइप से आप एनालाइज कर सकते हो कि हमारा कौन से क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, उस सेक्शन को आप बार बार पढ़ें। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे आप टेस्ट जब दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ भी उसमें देखनी है कि जो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको ये चेक करना है कि जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उसमें ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं है जिन मतलब जो आपके सोर्स में थे और आपने उसको रिवाइज नहीं किया था प्रॉपर। और एक चीज़ ये देखना है कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आ रहे थे, मतलब आपके सोर्स में ही नहीं है,
तो उन क्वेश्चंस को लेकर आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। आपको मेन चीज़ ये देखना है कि अगर कोई क्वेश्चन आपके सोर्स में है, आपने जहाँ से बुक्स पढ़ी है, फिर भी आप उसको गलत करके आ रहे हैं, तो उस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है, उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके उस चीज़ को आपको इम्प्रूव करना है। तो वहाँ पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए। और एक चीज़ और हम टेस्ट सीरीज़ में कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि रियल एग्जाम में हम अपने कुछ क्वेश्चंस चेंज करते हैं। मतलब जब आप आंसर लगा रहे होते हो, पहले आपने कुछ और लगाया, बाद में उसको चेंज करते हो। तो अपने को टेस्ट सीरीज में ये भी प्रैक्टिस करनी है, माइंडसेट बना के टेस्ट करना है कि हमको बहुत कम क्वेश्चंस में चेंजेस करने हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमको फर्स्ट टाइम इंस्टिंक्ट आता है वो ऑलमोस्ट सही ही होता है, लेकिन हम कई बार ऐसा होता है कि उसको चेंज कर देते हैं। तो हमको इस माइंडसेट से टेस्ट अटेम्प्ट करने हैं कि हमको ऑप्शंस चेंज नहीं करने हैं। 10 यूनिट है। अब थोड़ा सा यूनिट के बारे में, मैं स्कोरिंग के बारे में बात करूँ कि अभी जो जैसे एमपी का वेकेज रहता है 40 से 45 का रहता है, तो क्या सभी यूनिट पे इक्वली फोकस करना चाहिए, या फिर जो जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा बन रहे हैं, मान लीजिए ट्राइब वाला पोर्शन है, इससे ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चन आ ही जाते हैं, चाहे यूनिट 10 को मिला के देख लो या फिर जो एमपी में जो यूनिट दे रखी है उसमें से मिला के, तो कैसे इसको अप्रोच करना चाहिए? एमपी पे मेरे को लगता है कि एमपी पे आपको ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आप कम टाइम इन्वेस्ट करके ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। इसके अपार्ट आप देखेंगे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और उतना वो मार्क्स उतने क्वेश्चंस भी नहीं आते हैं। तो आपको मेरे हिसाब से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, एमपी में ज़्यादा फोकस करना चाहिए। इसके अलावा यूनिट 9 है, यूनिट 7 है, ये कुछ ऐसी यूनिट्स हैं जहाँ पे आप कम टाइम देके ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप हिस्ट्री पढ़ोगे, कई ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो इनमें ये होता है कि आपको टाइम ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता है और उतने क्वेश्चंस आते नहीं हैं। तो आपको ज़्यादा फोकस एमपी में करना है, और जो छोटी यूनिट्स हैं उनमें ज़्यादा फोकस करना है, और जो बड़ी यूनिट्स हैं उनमें पढ़ना है आपको, लेकिन मल्टीपल टाइम रिवीजन आपको छोटी यूनिट्स और एमपी का करना है। ओके, अच्छा नोट्स के बारे में आप बताओ मुझे, नोट्स वगैरह बनाने चाहिए अभी इस टाइम पे प्री के लिए कुछ? लास्ट 30 डेज में तो मुझे लगता है कि कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए। लास्ट में आप क्या ही नोट्स बनाएंगे, आपने जो बनाए हुए हैं लास्ट 2 मंथ्स में जो आप तैयारी कर रहे हो उस दौरान, आप उसको ही मल्टीपल टाइम रिवाइज करें। और आपने जो नोट्स बनाए उसमें कुछ नया आपको मिलता है इफेक्ट, तो आप उसमें ऐड ऑन कर लें और उसको हाईलाइट कर लें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ नया है और मैं भूल जाऊँगी, बाद में भूल सकते हैं इसको, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन अभी मतलब 30 डेज पहले तो मुझे नहीं लगता कि कोई नोट्स ऐसे बनाने चाहिए। कुछ रहता ना कि क्लिप्स आप 10-20 पेज में पूरा सारा वो कवर करके रख लो, ऐसे ऐसा कि लास्ट टाइम पे जब आपका एक दिन बचा हुआ है तो उस टाइम आप पूरा एक ऐसे सरसरी निगाहों से इसे पढ़ लें, देख लें, इस टाइप से कुछ कुछ नहीं? पर्टिकुलर यूनिट का आप कर सकते हैं, लाइक जनजाति वाला एक यूनिट है, जो चीजें बार बार आप भूल रहे हो, जो आप चीजें Right. बार बार भूल रहे हैं। जैसे फर्स्ट यूनिट का जो प्राचीन भारतीय संकल्पना वाला संकल्पना विचार वाला टॉपिक है, आप उसके शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। और वो पहले ही बने हुए होते हैं, मुझे लगता है कि जो तैयारी कर रहे हैं बन गए होंगे, वो नहीं बने होंगे तो एक दिन में बन जाते हैं, तो आप उसको बना सकते हैं। बट आप ये सोचे कि यूनिट 1 to 10 वापस से आप एक अलग पोथी को एक छोटे में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन ये टॉपिक वाइज आप बना सकते हैं। अच्छा चीज़ों को भूलते थे, पढ़ लिया, ऑब्वियसली हर कोई भूलता ही है, चीज़ें याद ना आ रही हो, तो उसके लिए आप क्या करते थे? मैं तो स्टिकी नोट्स में जो मल्टीपल टाइम आ रहे हैं क्वेश्चंस या बहुत कंफ्यूजिंग है, तो स्टिकी नोट्स में मैं अपने डेस्क पे लगा लेती थी कि बार बार उस पर ध्यान जाएगा तो याद रहेगा। समटाइम्स क्या होता है, हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो हमको ये नहीं आता याद कि इसका आंसर क्या है, हमको ना वो पेज याद आता है जहाँ पर हमने वो तो पर्टिकुलर चीज़ लिखी होती है, तो उसके कारण भी कई सारे क्वेश्चंस हमारे सही होते हैं। तो ये है कि अगर आपको कुछ चीज़ें आप बहुत बार भूल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसमें ये करें कि आप सामने लिख लें, उसको स्टिकी नोट्स में लिख के उसको बार बार रिवाइज कर सकते हैं। इस चीज़ पर मैं ऐड करना चाहूँगा कि जैसे जो चीज़ें आपको भूल रही हैं उसके लिए आप एक चीज़ और कर सकते हैं। कुछ ट्रिक्स होती हैं, उनको यूज़ करके भी कुछ चीज़ें, सारी चीज़ें तो ट्रिक से याद नहीं करी जा सकती, लेकिन कुछ चीज़ें करी जा सकती हैं। और दूसरी चीज़ जो हमारा बात शॉर्ट नोट्स पे चल रहा था, तो मैं एक शॉर्ट नोट्स बनाता था, लास्ट में ही बनाता था। उसमें मैं ये चीज़ करता था कि अगर मैं PYQ सॉल्व कर रहा हूँ या फिर MCQ सॉल्व कर रहा हूँ, उसमें जो क्वेश्चंस मेरे गलत होते थे और मुझे लगता था ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो मैं उन फैक्ट्स को नोट डाउन कर लेता था। इसके साथ साथ अगर मैं चैप्टर पढ़ रहा हूँ, कोई भी चैप्टर पढ़ रहा हूँ, तो वहाँ मेरे को जो 4-5 फैक्ट इंपॉर्टेंट लगते थे या मेरे को भूल रहे होते थे, तो वो मैं उन नोट्स में ऐड कर लेता था। तो इससे ये होता था कि जो फैक्ट्स मेरे को भूल रहे हैं या जो क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, उसका एक कंपाइलेशन 25 से 30 पेज का मेरा हो जाता था, जिसको मैं रेगुलर रिवाइज करता था। तो उस चीज़ का भी बेनिफिट मुझे 25 के अटेम्प्ट में हुआ था। ट्रिक किस टाइप की बनाते थे? ट्रिक कई सारे मैं तो खुद से नहीं बना पाता था, लेकिन यूट्यूब पे कई सारे लोग पढ़ाते हैं, ट्रिक के थ्रू पढ़ाते हैं, तो उससे चीज़ें थोड़ा अच्छे से याद हो जाती हैं। जैसे हर जिले का गठन का याद करना हो तो कि कुछ ट्रिक बना लिया अपने हिसाब से, या फिर CM करना हो, ओवरऑल केसेस, हाँ, स्टोरी के थ्रू हम स्टोरी पढ़ के लेते थ्रू। हैं। जैसे हम राष्ट्रपति के नाम याद करते हैं तो कैसे स्टोरी किए थे की राष्ट्रपति का नाम? अब कुछ था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। जैसे राजेंद्र की राधा जाकिर गिरी ऐसा कुछ था ना, फखरुद्दीन की गोद में, ऐसा कुछ है उसमें, जेल में, सॉरी, ऐसा कुछ है।
तो वो ऐसे एक ट्रिक रहती है, तो वो कुछ कुछ क्वेश्चंस तो आए, आपने सही बताया कि कुछ टॉपिक्स हम ऐसे ट्रिक से पढ़ते हैं तो वो हमको याद रहते हैं क्योंकि हम उसको सही। एंजॉय करके पढ़ते हैं, तो वो चीजें हमको याद रहती क्योंकि हैं। काफी सारी चीजें कंफ्यूजन रहता है ना, हाँ, आप कितने ही सीएम के याद रखोगे, कितने ही राष्ट्रपति के रखोगे, स्पेशली कितने राज्यपाल के सीक्वेंस नाम वाले में। रखोगे। मतलब लास्ट 2-3 साल से तो ये हुआ है कि ये सीक्वेंस वाले नहीं आते हैं, हम्म। बट 2022 तक ये था कि सीक्वेंस आता था एग्जैक्टली हम्म। कि इसके बाद कौन थे। यदि वो ये पूछ रहा है कि भारतीय निर्वाचन आयोग के वो जो चीफ थे वो हम्म। इसके बाद कौन थे, वो हम्म। ऐसे प्रश्न पूछते थे हम्म। कि आप सीक्वेंस बताइए कि कौन किसके बाद था। तो इसके लिए आपको ट्रिक डेफिनेटली हाँ आप पढ़ सकते हो उसमें, क्योंकि हम सब चीजें याद नहीं कर पाते क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट होती है, तो ऐसे ट्रिक से पढ़ते अच्छा, हैं। 10 यूनिट में से कौन सी यूनिट पे अच्छी कमांड रहती थी आपकी कि ये यूनिट जो है मेरे लिए स्कोरिंग है और यहाँ से मैं जो है जितने क्वेश्चंस आएंगे उतना आराम से अच्छे, मतलब अगर 10 में से 10 नहीं तो 9 तो बन ही जाएंगे। इसके लिए जो मेरी यूनिट होती थी, मैं यूनिट 9 मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट हर बार ही मेरे 9 क्वेश्चन के आसपास सही हो जाते थे। इसके अलावा यूनिट 6 मेरा इकोनॉमी अच्छा था, तो मैं उसमें भी कोशिश करता था कि मेरे पूरे मार्क्स आएँ। और एमपी में भी कोशिश करता था कि एमपी मतलब ओवरऑल ही कोशिश करता था, क्योंकि उसको कम टाइम में पढ़ के आप ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं उसमें, तो उसमें उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करके इंपॉर्टेंट चीज़ों पे फोकस करके एमपी में भी कोशिश करता था कि अच्छे मार्क्स आ जाए। ट्राइब वाला परेशान करता था क्या क्वेश्चन? और ट्राइब वाला मुझे तो नहीं परेशान किया। मैं ट्राइब के लिए यूट्यूब पे ऋषभ शुक्ला सर है, मैंने उनके वीडियोस देखे थे और उनकी पीडीएफ पढ़ी थी, तो वहाँ से मतलब उनके लेक्चर देख के ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मेरे को याद हो गई थी, तो ट्राइब से मुझे उतना दिक्कत नहीं हुआ। ओके, आपके लिए? ट्राइब्स मेरे लिए मतलब ये था कि स्ट्रेंथ थी, क्योंकि वहाँ के क्वेश्चंस मुझे याद है कि कभी गलत नहीं हुए मेरे, 24-25 दोनों में गलत नहीं हुए। ओके। तो एक वो था, और जैसे यूनिट 9 सर ने बताई कि जो साइंस बैकग्राउंड से कहीं ना कहीं उसको ये बेनिफिट होता है कि यूनिट 9 उसके क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं। और एमपी का जैसे बताया कि एमपी की, लेकिन ये होता था कि हाँ कई बार जैसे मेरे प्रीलिम्स हैं वो 1-2 प्रोविजनल में भी गए, तो उसका रीजन ही होता था कि सिली क्वेश्चंस गलत होते थे, लाइक एमपी से गलत होते थे। यूनिट बाकी और यूनिट्स उतने गलत नहीं होते थे, लेकिन एमपी के बहुत सिली क्वेश्चंस वो बहुत गलत होते थे, तो उसके कारण कहीं ना कहीं ये इशू आता था। गलत होने का कारण ये रहता कि कंफ्यूजन रहता था या फिर चीजें याद नहीं आ पाती थी? जैसे मैंने खुद को एनालाइज किया तो ये था लेक ऑफ रिवीजन, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि कंटिन्यूस हम इस लूप में थी मैं कि प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, पता चले इंटरव्यू हो रहा है उसके तीसरे दिन ही प्रीलिम्स है, ये हो रहा था मेरे साथ। तो वो टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था, और जो हमको पूरी एफिशिएंसी के साथ जो पढ़ना था वो उस तरीके से नहीं पढ़ पा रही थी, तो लेक ऑफ रिवीजन की वजह से कहीं ना कहीं क्वेश्चंस गलत हो रहे थे। अगर आपको प्रीलिम्स निकालना है, स्ट्रॉन्ग करना है, तो रिवीजन करना ही पड़ेगा। जितना हो सके आप रिवीजन करो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा क्वालिफाई करना। इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा, लैक ऑफ रिवीजन के साथ साथ एक चीज़, जैसे मेरा 2024 का जो मैंने प्रीलिम्स दिया था उसमें मेरे मार्क्स बॉर्डर पे आ गए थे, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उसमें लास्ट मोमेंट में मैंने कुछ ऑप्शन चेंज किए थे, तो एक वो भी रीज़न मेरे लिए था जिसकी वजह से मेरे मार्क्स बॉर्डर पे आ गए थे और क्वेश्चंस गलत हुए थे। तो कई बार ऐसा होता है कि लास्ट मोमेंट में हम कुछ क्वेश्चंस को चेंज करते हैं, तो उसकी वजह से भी क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। हाँ ये तो है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में हम जो गलत करते हैं वो चेंज करते हैं, वो हमेशा मतलब 70% ये चांसेस होते हैं कि आप गलत ही कर रहे हो, जो आपने पहली बार में लगा लिए वही सही आंसर होता है। क्योंकि ये सब चीज़ें हम टेस्ट सीरीज में ही एक्सपेरिमेंट्स कर ले तो ज़्यादा बेटर है, मुझे लगता है। एग्जाम में जाकर आप ये एक्सपेरिमेंट ना करें, टेस्ट सीरीज में करके देख लें कि आपका पहला वाला जो ऑप्शन आपने सोचा है वो सही है या बाद में सोचा हुआ। और मोस्टली होता है कि जो आप पहले सोचते हैं वही सही होता है, तो इस पर ध्यान दे सकते हैं। ओके, प्री में अगर देखा जाए तो एवरेज स्कोर क्या रहता था आपका कि इतना एवरेज स्कोर आ रहा था? टेस्ट में देखिए कि टेस्ट में हमारे मान लीजिए 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, तो क्या प्रीलिम्स में भी उतना आप स्कोर कर पाते थे मेन एग्जाम में जो टेस्ट में आ रहा था परफॉर्मेंस? लगभग वही स्कोर आता था जो आपके टेस्ट सीरीज में मेरे आ रहे थे, उसमें उतने ही आ रहे थे मुझे उसमें। लेकिन ये हो रहा था कि जब मेन एग्जाम में क्या होता है ना कि हमारे वो जो टेस्ट सीरीज होता है सिर्फ एक आपका प्रैक्टिस का जरिया है, वो वहाँ के क्वेश्चंस बहुत कम आपको मिलेंगे, मतलब मिल सकते हैं 1-2 क्वेश्चंस, बट आप ये सोचिए कि पूरे आपको टेस्ट सीरीज में वैसे ही दिख जाए, तो कहीं ना कहीं नहीं होता था। तो एक प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हैं, बट ये कि स्कोर लगभग आपका सेम आता है। मैं एक ये करती थी कि लास्ट जो टेस्ट लगा के जाती थी मैं एक दिन पहले प्रीलिम्स के पहले, तो मैं ऐसे मन में बैठा लेती थी कि जितने इसमें मार्क्स आएंगे मेरे उतने ही फाइनल में आएंगे। तो मोस्टली मेरे साथ यही हुआ है सारे प्रीलिम्स में कि जितने मेरे लास्ट टेस्ट में आते हैं उतने ही उसमें आ रहे थे, तो ये एक चीज़ थी। मेरा थोड़ा डिफरेंट था, जो मैंने 25 का प्रीलिम्स दिया था उसमें जो टेस्ट में मेरे मार्क्स आ रहे थे वो 72 से 78 तक आ रहे थे, और फिर जो रियल एग्ज़ाम था उसमें 89 स्कोर हुआ था। और इसके पहले वाले एग्ज़ाम से मैंने टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी और टेस्ट नहीं दिए थे, उसमें बिना टेस्ट के एग्ज़ाम देने जाता था। करंट अफेयर के लिए हम बात करते हैं। करंट अफेयर जो है
कितने समय का पढ़ना चाहिए अभी जो प्री होने वाला है इसके लिए? करंट अफेयर्स मेरे हिसाब से लास्ट 1 ईयर का कवर करना चाहिए, और उसमें भी करंट अफेयर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स होती हैं जहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है। तो जैसे अवार्ड्स हो गया, मिलिट्री एक्सरसाइजेज हो गए, तो ये कुछ ऐसी थीम्स हैं। अगर आप लास्ट के 5 ईयर के पेपर एनालाइज करेंगे तो वहाँ पे आपको ये थीम्स नजर आएंगी, तो आपको उन थीम्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि वहाँ से बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। और करंट अफेयर्स मतलब ऐसा है कि वहाँ से कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है और बहुत ब्रॉड एरिया है। तो आपको कोशिश करना है कि आपने जो भी एक बुक ले रखी है उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करना है, और इस चीज़ का फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होना चाहिए कि दूसरी बुक में कुछ और था और इस बुक में वो चीज़ें नहीं है। आपने जो बुक पढ़ी है वही सफिशिएंट है, और ऑलमोस्ट 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपने कोई भी बुक पढ़ी होगी तो वहाँ से वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो आपको उस चीज़ के लिए नहीं जाना है कि 1-2 क्वेश्चन मिस हो रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है, क्योंकि 7 से 8 क्वेश्चन सारी बुक से आते हैं, और 1-2 क्वेश्चन जो टफ होते हैं तो आप कोई भी करंट अफेयर्स की बुक पढ़ लो, वहाँ से भी वो क्वेश्चंस नहीं मिलने वाले हैं। तो आप जो भी बुक पढ़ रहे हो उसी पे बहुत अच्छे से फोकस करना है। आपका क्या रहेगा इस पर? मैं इसमें कुछ ऐड करूँगी कि मोस्टली देखा जाता है कि करंट अफेयर हम पर्टिकुलर यूनिट को ऐसे बोल देते हैं कि यूनिट 8 करंट अफेयर से रिलेटेड है, बट मोस्टली देखा जाता है क्वेश्चंस की आप पॉलिटी के कोई क्वेश्चन उठा लीजिए, आपको उपराष्ट्रपति का प्रश्न दिखेगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ चल रहा है तो उससे रिलेटेड आपको दिखेगा। तो कहीं ना कहीं आप बाकी यूनिट्स को भी करंट से रिलेट करके पढ़ें, कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कोई टॉपिक आप पॉलिटी का, जैसे मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति से संबंधित कोई चीज़ चल रही है वर्तमान में, तो उसको आप ध्यान से पढ़ें, क्योंकि उस टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको देखने मिलता है। ये अक्सर प्रकृति में देखा जाता है उसमें। और 7th यूनिट का भी यही है कि 7th यूनिट में बहुत सारे क्वेश्चंस करंट से ही रिलेटेड होते हैं, जैसे जैव विविधता से रिलेटेड है, या फिर कुछ भी साइंस में कुछ नया हुआ है, या अंतरिक्ष रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं कि कौन सा उपग्रह छोड़ा गया है या इस टाइप से, तो वो भी करंट अफेयर का ही पार्ट है। तो हम ऐसे काउंट करते हैं मोस्टली कि 8 यूनिट है और उसमें से 7-8 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन हम ये कभी ऐसे एनालाइज नहीं कर पाते कि बाकी सारी चीज़ें भी इससे ही जुड़ी हुई हैं। तो आप करंट अफेयर तो आप एक बुकलेट, जैसे सर ने बताया कि जो आपने पर्टिकुलर पढ़ रहे हैं आप उसको ही रिवाइज करें, पर जैसे आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे आप यूनिट 7 का कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो उससे रिलेटेड यदि आपको लग रहा है कि कोई उपग्रह है, तो आप तुरंत उस बुकलेट में जाएं और वो उपग्रह, क्योंकि लिखे होते हैं, यदि हम जिस भी बुकलेट से पढ़ रहे हैं तो उसको उठा के वहाँ लिख लें, क्योंकि जब आप 7th यूनिट पढ़ेंगे एक बार तो आपको रिवाइज हो जाएगा, और जब आप 8th यूनिट पढ़ेंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। तो 2 टाइम तो आपको ऐसे ही रिवीजन हो जाएगा। करंट अफेयर आपने कहाँ से पढ़ा था? मेरा जो रहता था, मैं यूट्यूब पे वीडियोस देखता था करंट अफेयर्स के। जैसे एक सफलता IAS के कुलदीप सर हैं, उनका करंट अफेयर्स पे वीडियो आता था, तो मैं वहाँ से करता था। और मेरा ये रहता था कि जैसे आपको अगर मैगजीन भी करें तो मैगजीन में बहुत छोटी छोटी डिटेल होती थी, या फिर बहुत ज़्यादा फैक्ट्स होते थे, तो मेरे को ये लगता था कि मैं इन वीडियोस को भी देख के 7 से 7 क्वेश्चन के आसपास मेरे सॉल्व हो जाते थे, और 2 क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट सबके लिए टफ होता है, वो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाते थे, तो मैं उन क्वेश्चन के लिए ज़्यादा बॉदर नहीं करता था, मैं 7 से 8 क्वेश्चन को टारगेट करता था। तो मान लीजिए एक दिन बचा हुआ है, कल आपका प्री होने वाला है। अब प्री को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी? एक दिन पहले किन किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, क्या चीज़ें ध्यान में रख के पेपर को सोल्व करना है, पैनिक नहीं होना है पेपर वगैरह में, क्या क्या चीज़ें रहेगी अगर आप लोग देते हैं, और वो मिस्टेक्स भी बताइए जो आपने बाकी प्री में किया हो, जिसकी वजह से आपका प्री नहीं निकला हो, या फिर उसमें प्री में जो स्कोर आया उससे और आप बेहतर करना चाहते हैं जो कि नहीं हुआ पाया। प्री से पहले जैसे एक दिन पहले की बात हो रही है, तो मेरा स्ट्रेटजी ये रहता कि मैं कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करता, जैसे MP के कुछ सेक्शंस हो गए, मैं उनको रिवाइज करता, और मैं इस चीज़ का बहुत ज़्यादा लोड नहीं ले रहा होता कि मुझे इतना कुछ बाकी है या फिर इतना ज़्यादा चीज़ें बाकी हैं। मेरे को जितना उस टाइम पे रिवाइज होता, हल्के माइंड से मैं उनको पढ़ता, और रात को जब आप टाइम हो जाता है 12 बजे के आसपास, तो आपको एक प्रॉपर नींद लेना है। जब तक आप एक साउंड स्लीप नहीं लेंगे तो वहाँ पे जो माइंड है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है, तो आपको बहुत अच्छे से नींद लेना है, और आपको माइंडसेट ये बना के जाना है, तो पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए, कॉन्फिडेंट होने चाहिए आप कि मेरा एग्जाम तो निकलेगा ही, इसी माइंडसेट के साथ आपको जाना है। आप इस माइंडसेट के साथ जाएंगे तो उसका आपको बेनिफिट होगा कुछ क्वेश्चंस में। तो एक तो ये चीज़ होना चाहिए। दूसरा, अगर आपका कुछ रिवीजन नहीं कर पाए आप या कुछ छूट गया है, तो उस चीज़ का आपको फियर नहीं होना चाहिए कि मेरा ये चीज़ छूट गया है या फिर कुछ मिस हो गया है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो चीज़ें आपने छोड़ी हैं हो सकता है वहाँ से क्वेश्चन ना आए, या फिर क्वेश्चन आए भी तो आपने जो पहले पढ़ रखा है, पहले आपने इतने टाइम से तैयारी कर रहे हो, 2-3 महीने से प्रीलिम्स पढ़ रहे हो, तो अगर आपने वहाँ कुछ पढ़ रखा है तो वो उस टाइम पे 4 ऑप्शन देख के आप रिकॉल करोगे, तो आपको उस चीज़ का फियर लेके नहीं जाना है कि ये चीज़ मिस हो गई या फिर कुछ ऐसा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी एग्जाम से पहले। मेरा ये रहता था कि यदि मुझे सुबह 10 बजे एग्ज़ाम देना है और मुझे किसी भी तरीके से 7 बजे उठना पड़ेगा, यदि मेरा सेंटर दूर है, पास है, तो मैं ये सेट कर लेती थी कि मैं 21 डेज़ पहले से ही सेम करती थी कि मैं रात को 11:30 बजे सो रही हूँ, 12 बजे सो रही हूँ, मैं 7 बजे उठ रही हूँ और मैं टेस्ट 10 से 12 ही लगा रही हूँ। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं कि हम टेस्ट तब लगाएंगे जब हमारा पढ़ने में मन नहीं करेगा,
लेकिन हमको वो नहीं करना है, हमको पहले बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कर लेनी है क्योंकि 10 से 12 हमको टेस्ट देना है। तो वो मेरा ये रहता था कि ये टेस्ट देंगे और टाइम पे सोना है, टाइम पे उठना। और एक दिन पहले मैं ये करती थी कि खुद को बहुत काम रखती थी और मैं बताऊंगी कि मैं अपने पेरेंट्स को बोल देती थी कि कुछ भी बात हो घर की, मुझे मत बताना अभी एक दिन पहले एग्जाम की, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कुछ सही। प्रेशर आ जाता है, मतलब कुछ हो गया। मैं उनको ये बोलती थी, बहुत क्लियर एंड बहुत रूड भी होता था समटाइम, कि मम्मी बिल्कुल जब तक एकदम ऐसे जीने मरने वाली चीज़ ना आ जाए ना, डोंट शेयर विद मी, क्योंकि बहुत जल्दी हमारा माइंडसेट चेंज होता है उस समय। हम यूजुअल डे में उतना पैनिक नहीं करते हैं, बट एक दिन पहले एग्जाम के या कोई बड़ी चीज़ होने वाली रहती है तो हम पैनिक बहुत जल्दी कर जाते हैं। तो ये रहता था मेरा। तो एक दिन पहले टाइम पे सोना, बहुत लाइट खाना होता है क्योंकि देखिए संडे एग्जाम होता है, सैटरडे होता है, तो ये हो जाता है कई बार जैसे हम हॉस्टल में रह रहे हैं तो लंच या फिर डिनर ऐसा होता है, हैवी आता है या कुछ आता है, तो उस दिन मैं बहुत लाइट खाना प्रेफर करती थी रात को, क्योंकि हम कितनी भी सोने की कोशिश करें एग्जाम के पहले नींद नहीं आती एक दिन पहले। तो ये है कि आप अच्छा खाएं, अच्छा सोएं, रेस्ट करें और जो आपने पढ़ा है उस पर विश्वास रखें एक दिन पहले। बहुत कुछ नया पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, बहुत हेक्टिक नहीं करना है उस पूरे शेड्यूल को। अब एग्जाम हॉल की बात करें, आपके सामने पेपर आज आने वाला है, हाँ, उस टाइम क्या प्लान रहेगा आपका? उस पेपर को जो 2 घंटे रहेंगे आपके पास 10 से 12, उसमें क्या बेहतर करेंगे आप ताकि आपका प्री जो है अगर रुकने भी वाला हो तो वो भी ना रुके और निकल जाए एक सेफ स्कोर में? उसके पहले देखिए 15 मिनट्स पहले आपको पेपर मिल जाता है हमें, तो उसमें आप प्रॉपर रोल नंबर भरिए, सब चीज़ें इत्मीनान से करिए। बच्चे क्या करते हैं कि जल्दी से हम भर के जल्दी से कहीं से खोल के देख लेंगे, 2-4 क्वेश्चंस पहले ही देख लेंगे। ये चीज़ें होती है एग्जाम हॉल में, क्योंकि कि हम पहले ही देख लेंगे। इस चक्कर में क्या होता है, कई बार हमारा माइंडसेट खराब हो जाता है, क्योंकि जो वो एग्जामिनर होते हैं वो कहीं डांट देते हैं या कुछ कर देते हैं, तो जो पीस ऑफ माइंड है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि आप वो सब ना करें, इत्मीनान से रोल नंबर भरें, सब चीज़ें करें। और मेरा ये रहता था कि मैं इनहेल एक्सेल करती थी कि हाँ मैं या कुछ मंत्रा पढ़ रही हूँ मैं, तो मैं ये सब चीज़ें करके खुद को काम रखती थी कि जैसे ही पेपर खुलेगा मुझे बहुत शांति से सॉल्व करना है। और एक ये चीज़ होती है क्योंकि हमको सेट में मिलते हैं पेपर, तो कई बार ये होता है कि किसी के सेट ए में स्टार्टिंग के 5-6 क्वेश्चंस इजी हैं तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। कई बार ये होता है कि स्टार्टिंग के ही 5-6 क्वेश्चंस हमको 5-6 नहीं आ रहे हैं, 5 ऐसे ही समझ आ रहे हैं कि हमको कुछ नहीं आ रहा है इसमें, तो पैनिक कर जाते हैं। तो वो नहीं करना है, आपको आगे बढ़ते जाना है, देखते जाना है कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, क्या नहीं कर सकते, बाकी पैनिक नहीं करना है उस एग्ज़ाम हॉल में। और मुझे ये लगा, मैं अपनी गलतियों से बताऊंगी कि प्रेशर नहीं लाना है वहाँ पे, क्योंकि हम समटाइम्स ना प्रेशर में जाते हैं कि इस बार तो मुझे क्लियर करना ही है, और इस प्रेशर में ना वो एग्ज़ाम नहीं निकलता। ये मेरा 23 वाला एग्ज़ाम इसलिए मेरा खराब हुआ था, मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ था 23 वाला, तो इसी प्रेशर में हुआ था, क्योंकि बैक टू बैक 20, 21, 22 मेरे प्रोविजनल में थे, तो मुझे ऐसा लगता है 2023 में तो मुझे मेन लिस्ट से प्रीलिम्स निकालना ही है। और ये हुआ कि मैं बहुत बनते हुए क्वेश्चंस को गलत करके आई। तो प्रेशर नहीं लेना है आपको कि नहीं इस बार तो करना ही है, ये क्वेश्चन तो यही होगा, बेवजह ही हम खुद से बना लेते हैं कि नहीं इसका तो आंसर यही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। वही होता है कभी कभी कि बहुत अच्छे से चीज़ें याद है आपको, Exactly. है ना, देन आप पैनिक हुए, प्रेशर लिया ना, तो जो चीज़ें आपको याद भी आ रही उसमें भी कंफ्यूजन आ जाएगा आपको। मैं एक क्वेश्चन का बताऊंगी इसको। हमको सबको ऑस्टियोपोरोसिस हम पढ़ते हैं कि हाँ हमेशा हड्डियों से रिलेटेड है, बट एक दिमाग में से आ जाता है ना कि एमपीपीएससी का वही आंसर सही होता है जो सबसे लंबा होता है। तो ये मेरे साथ हुआ था, ये क्वेश्चन 2023 का ही है शायद ये, तो उसमें मैंने वो मांसपेशियों वाला आंसर टिक किया क्योंकि वो सबसे लंबा आंसर था। तो प्रेशर में ये चीज़ें गलत हो जाती हैं और ये सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं हमसे, तो इससे बचना है। पेपर को जब हम अटेम्प्ट करते हैं तो पहले बार में पूरा अटेम्प्ट कर लेना चाहिए और गोले भी एक साथ भरने चाहिए? कैसे भरते थे आप लोग, कैसे करते थे? मेरा ये रहता था कि मैं 5 क्वेश्चंस पढ़ती थी, देन उसमें यदि श्योर हूँ तो मैं गोले भरती जाती थी, फिर 5-5 का ऐसे मैं रखती थी। क्योंकि फिर क्या होता है कि मुझे ये लगता था कि आप पूरा एक बार पढ़ रहे हैं, फिर दोबारा से अगर आप आकर पढ़ रहे हैं तो आपके आंसर चेंज करने के चांसेस ज़्यादा हो जाते थे, कि आपको हमेशा कन्फ्यूजिंग ही लगेगा आपका पहला आंसर। तो मैं ये करती थी कि जिसमें मैं श्योर हूँ उनके गोले में भर लेती थी पूरी तरीके से, और फिर सेकेंड अटेम्प्ट में वही जैसे 70-30 या 50-50 वाले क्वेश्चंस, देन लास्ट में वो जिनके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है या फिर बिल्कुल भी नहीं है, तो ऐसे मैं सीक्वेंसली पढ़ती थी। आपका क्या? जो मेरा स्ट्रेटजी होता था कि जैसे मैंने ट्यूशन में बताया कि जो श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे मैं उनको पहले सॉल्व करता था, तो मैं उनको सॉल्व करने के बाद
उनको फिल करता था। उसके बाद फिर सेकंड इटरेशन जो 50-50 थे उनको सॉल्व करने के बाद उनको फिल करता था। लेकिन जैसा कि मैम ने बताया कि इस स्ट्रेटजी की वजह से एक इशू ये होता है कि कई बार जब हम सेकंड टाइम फिल करने आते हैं, मतलब मैंने अगर 60 क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लिए जो मुझे पता है, लेकिन जब हम फिल करने आते हैं उसको तो कई बार ऐसा लगता है कि इसके आंसर में ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता था, मेरे साथ भी ये दिक्कत होती थी। तो ये स्ट्रेटजी के साथ ये इशू होता है। ओके, कभी ऐसा होगा कि गोला ए वाला भरना था, बी वाला भर दिया? और मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैं बहुत सावधानी से भरता था, तो ऐसा मेरे साथ अभी किसी एग्जाम्स में नहीं हुआ। हाँ सेम मेरे साथ ही है कि मैंने कभी ये गलती तो नहीं की एटलीस्ट कि कहीं का गोला कहीं भर जाए। तो कई बार ये होता है गलत भर देते कुछ हो, लोग तो भर देते हैं। कोई हाँ। करता है उससे उससे निकाल रहा है, उससे किसी ने क्लिप निकाल लिया सर का। हाँ, और क्योंकि कोई वो पेन एक से। क्वेश्चन ना आपके पूरे एग्जाम का माइंडसेट चेंज कर देता है। हाँ। क्योंकि हमको पता है एक मार्क से हमारा एग्जाम रुक सकता है, निकल सकता है। तो यदि वो गलती हो जाती है ना, दैट मीन्स कि आपका पूरा ब्लंडर हो जाता है। यदि ऐसा कुछ हो जाता है आपके साथ कि गलत भर गया है कुछ है, तो आप अपने आप को काम करिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, कुछ सेकंड लीजिए एंड आगे फोकस करिए। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, उस पर ही स्टक हो जाते हैं और आगे नहीं ध्यान दे पाते हैं। तो ये गलतियां हो जाती हैं समटाइम्स, हम ये नहीं कहेंगे कि लापरवाह है, दैट्स व्हाई हो जाती है प्रेशर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट उसको छोड़ के आगे बढ़ना है। एवरेज अभी कितने अटेम्प्ट करने होंगे, कितने आपके हिसाब से, अगर आप भी देते हैं क्योंकि माइनस मार्किंग है उसको देखते हुए, नहीं तो नहीं रहती तो सब तो करना ही है, पर अब तो कुछ तो एक फिक्स करना होगा आपको इतना कि एवरेज इतने तो करने ही पड़ेंगे आपको। मेरे हिसाब से तो आप जैसे कुछ भी बना के जा रहे हो तो उसको आपको पेपर कैसा आता है उस चीज़ पे भी डिपेंड करेगा कि आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर मान लो आप बना के जा रहे हो कि मुझे 80 to 85 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अगर पेपर इजी आ गया तो फिर आपको कुछ क्वेश्चंस आप वहाँ पे बढ़ा सकते हो। लेकिन अगर पेपर टफ आया तो फिर इसी रेंज में आपको रहने देना चाहिए। अभी अगर मैं पेपर देने जा रहा होता तो मेरी कोशिश ये होती कि मैं ऑलमोस्ट 85 के अराउंड क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करता। 80 to 85 के बीच मेरी रेंज होती है। सी सेट को लेकर क्या है आपका? सी सेट पे भी कुछ बात हो जाए, क्योंकि उसमें भी अब नेगेटिव मार्किंग आने वाली है। पहले ये होता था सी सेट में कि जैसे क्वालिफाइंग है वो पेपर, तो जितने क्वेश्चंस है, जैसे 40 क्वेश्चंस है आप लगा लेते थे एंड फिर बाद में ये करते थे कि मन से किसी ने ये कर दिया कि सी पूरे में भर दिया, पूरे में ए भर दिया, ये कर दिया। अब ये नहीं करना है, अब वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आप बिल्कुल श्योर हैं। और सी सेट ऐसा आता है कि आप आराम से 50 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड 2 घंटे सफिशिएंट होते हैं। तो आप ये करें सबसे पहले कि जो उसमें कथन वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप पैराग्राफ आते हैं जो, आप उसको पहले सॉल्व करें। वो जो 20 नंबर के 20 क्वेश्चंस होते हैं आई गेस, वो तो 20 आपके ये कंफर्म हो जाते हैं मार्क्स। उसके बाद आप यदि हिंदी आ रही है उसमें, तो हिंदी ईजी आती है क्योंकि हम पेपर 5 मेंस का पढ़ते ही हैं, तो हिंदी आप सॉल्व कर सकते हैं। एंड मैथ्स और रीजनिंग जिसमें आपको पता है कि क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे यदि हम सॉल्व करेंगे इसको, तो वो अटेम्प्ट कर सकते हैं। 10 चीज़ें होती है पढ़ने के अलावा, और कभी कहीं घूमना हो रहा है, कहीं जाना हो रहा है, कुछ कहीं दोस्त का फ़ोन आया कि इसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, आज चल घूम के आते हैं, मन नहीं लग रहा, बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो किन चीज़ों को आप अवॉइड करना है आपको 26 अप्रैल के पहले? सर मैं इसमें बताना चाहूँगा कि एक तो आपको नए सोर्सेज की तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। आप कई बार लाइब्रेरीज में पढ़ रहे होंगे तो आप जो सोर्स पढ़ रहे हैं, सामने वाला बोलेगा कि यार इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कवर हैं और यहाँ से क्वेश्चन आए हैं पहले भी और आएंगे। लेकिन आप जो सोर्स पढ़ रहे हैं उस पर आपको ट्रस्ट करना है। कोई कुछ भी बता रहा है, उन सोर्सेज पे आपको फोकस नहीं करना है। दूसरा चीज़ एक ये भी होता है कि कई बार आप लाइब्रेरीज में होते तो आप ग्रुप बना के डिस्कशन करते हो, लेकिन अगर आप डिस्कशन कर रहे हो तो उसका आपको टाइम लिमिटेड रखना है, 1 से 1.5 घंटे या फिर कुछ भी टाइम। ऐसे नहीं कि आप दिन भर बैठे हुए डिस्कशन कर रहे हो। कई बार ऐसा होता है कि वो अनप्रोडक्टिव भी हो जाता है। आप डिस्कशन करने की जगह, पढ़ाई करने की जगह अदर चीज़ों पे फोकस करने लगते हो। तो आपको उसका एक टाइम लिमिटेड रखना है कि 1 से 1.5 घंटे बना लिया, इस टाइम पे आपको डिस्कशन करना है, बाकी टाइम आपको खुद से ही रिवाइज करना है। तो मेरे हिसाब से इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए आपको। मेरे अकॉर्डिंग ये है कि जैसे जैसे एग्ज़ाम आता है डिस्ट्रैक्शंस बढ़ते हैं। ये फैक्ट है कि आप जैसे एग्ज़ाम पास आएगा आपके दिमाग में 100 थॉट्स आने लग जाएंगे। जैसे एक बहुत कॉमन थॉट आता है कि अभी जैसे रिसेंटली देखा जा रहा है कि पोस्ट बहुत कम आ रहे हैं, तो लोग उसको लेकर बहुत ज़्यादा इशू बनाते हैं कि पोस्ट कम आ रहे हैं, पोस्ट तो कम है, पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, और बहुत कंपेयर करते हैं अपने साथ वाले से कि उसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं टेस्ट सीरीज में, मेरे तो इतने नहीं आ रहे, शायद मेरा नहीं होगा। तो इन सब चीज़ों से मुझे लगता है बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा किसी से ऐसे बहुत शेयर नहीं करना चाहिए या बहुत सारी चीज़ें बहुत डिस्कशन नहीं करना है अब लास्ट में कि मेरे यहाँ कम आ रहे हैं या आपके ज़्यादा आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के बारे में नहीं जानना है, खुद के बारे में जानना है। उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं आपकी एग्ज़ाम में हेल्प करेगा ये, और जो भी आप मिस्टेक्स करने वाले थे वो इनसे सीख के आप ना करें एग्ज़ाम हॉल में। और बाकी आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद है आप सभी की ये जर्नी में काम आएगा।
और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और एपिसोड के साथ। धन्यवाद।